आइए शुरुआत करते हैं। ये मामला महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र में आप जानते हैं पुणे है, बहुत इंपॉर्टेंट शहर, और पुणे में एक जगह है हिंजवाड़ी, और इस हिंजवाड़ी में एक और न्यूक्लियर लोकेलिटी है जिस जगह का नाम है लक्ष्मी चौक। यहाँ पर बहुत सारे रिहायशी मकान हैं, बाज़ार हैं और कुछ एक होटल भी हैं। तो इन्हीं में से एक होटल है ओयो टाउन हॉल। आप लोगों ने ओयो होटल का नाम सुन रखा है। ओयो जो है वो कपल फ्रेंडली होटल के तौर पर जाना जाता है और काफ़ी उसके ब्रांचेस हैं पूरे देश भर में। तो इस होटल में 25 तारीख को एक नौजवान लड़का अपने साथ एक बैग लिए हुए चेक इन करता है और वो अपने लिए एक कमरा बुक कराता है। चूँकि कमरा खाली है होटल में, तो उसको कमरा नंबर 306 अलॉट कर दिया जाता है और वो अपने कमरे में जाकर बहुत आराम से रेस्ट करने लगता है, सोने लगता है। 25 तारीख का दिन गुजर जाता है। 26 तारीख यानी गणतंत्र दिवस का दिन, बहुत इम्पॉर्टेंट दिन। इस रोज़ भी लड़का कमरे में है और इस रोज़ उस लड़के से मिलने एक लड़की वहाँ पहुँचती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ओयो होटल को जो है वो कपल फ्रेंडली होटल के रूप में जाना जाता है, तो वो लड़की आती है और दोनों लड़का लड़की कमरे में बैठते हैं, बातें करते हैं और फिर थोड़ी देर बाद वो शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए निकल जाते हैं। तो किसी भी होटल के लिए ये एक बहुत नॉर्मल सी बात है, इसमें कुछ भी अजीब या जिसे कहते हैं ध्यान खींचने वाली बात नहीं है। इस तरह से 26 तारीख का दिन भी निकल जाता है। 27 तारीख को भी वो लड़का उसी कमरे में है, रूम नंबर 306 में, और वही लड़की जो एक रोज़ पहले उससे मिलने के लिए आई थी, वो इस रोज़ भी इस लड़के से मिलने के लिए आती है। रात तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे के बीच अचानक अनहोनी होती है। होता यह है कि रूम नंबर 306 में ताबड़तोड़ गोलियां चलने लगती हैं। एक एक कर 5 राउंड फायरिंग होती है और इस फायरिंग में वो लड़की जो इस लड़के से मिलने के लिए आई थी, जिसने कमरा बुक कराया था, उसकी जान चली जाती है, यानी उसकी हत्या कर दी जाती है। उस कमरे में 2 ही लोग थे। लड़की की हत्या हो गई, जाहिर है हत्या करने वाला लड़का ही है। लड़का कुछ देर तक, तकरीबन आधे घंटे तक उसी कमरे में रुकता है और फिर रात को 9:59 के आसपास, यानी तकरीबन 10 बजे के आसपास, वो लड़का अपने कमरे से बाहर निकलता है और रुमाल से हाथ साफ करता हुआ बहुत इत्मीनान से वहाँ से निकल जाता है। होटल के किसी भी स्टाफ को या उस कमरे के बगल में कमरे में रहने वाले किसी भी आदमी को रूम नंबर 306 में हुई एक इतनी बड़ी घटना, इतनी बड़ी वारदात के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। आप सोचेंगे कि भाई 5-5 राउंड गोली चली, गन शॉट की आवाज़ तो लोगों को सुनाई दी होगी, कैसे पता नहीं चला? तो इसका जवाब यह है कि आपको पता है कि अभी कुछ महीनों से महाराष्ट्र में आरक्षण को लेकर एक आंदोलन चल रहा था और वो आंदोलन अभी अभी खत्म हुआ है। मनोज जरांगे उस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने अपना आंदोलन वापस लिया और वापस लेने के बाद महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में, शहरों में जश्न का माहौल था। और 27 तारीख को जब ये घटना हुई, रात तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे के आसपास, उस वक्त आसपास के इलाकों में आतिशबाजी हो रही थी। तो बहुत सारे लोगों ने, हो सकता है उस होटल के स्टाफ ने उन गोलियों की आवाज़ सुनी हो। हालांकि बंद कमरे में गोली चली थी, बहुत ज़्यादा साउंड हुआ होगा ऐसा नहीं लगता है, छोटे हथियार से ही गोली चली। तो लेकिन जिसने भी आवाज़ सुनी उसने शायद ये सोच लिया या मान लिया कि ये कोई पटाखे की आवाज़ है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वहाँ सेलिब्रेशन का सिलसिला चल रहा है। तो खैर 27 तारीख को रात के वक्त में ये घटना हुई और वो लड़का वहाँ से चला गया और कमरे को बाहर से लॉक करके वो लड़का वहाँ से चला गया। लड़का कहाँ गया, लड़की की लाश का क्या हुआ, बंद कमरे में वो लाश पड़ी रही, कैसे पुलिस को पता चला, ये सब अपने आप में बहुत अजीब और बहुत चौंकाने वाली कहानी है। होता ये है कि लड़का तो हत्या करके वहाँ से फरार हो जाता है। होटल वालों को भी पता नहीं चलता, आसपास के लोगों को भी पता नहीं चलता और लड़का वहाँ से निकल कर जाता है मुंबई की तरफ और सबसे पहले वो पहुँचता है नवी मुंबई। नवी मुंबई के वाशी इलाके में जब वो किसी पर्टिकुलर जगह पर पहुँचता है जहाँ से उसे आगे ट्रेन पकड़कर मुंबई और फिर मुंबई से भी बाहर निकल जाना था, तो जब वाशी में वो पहुँचता है तो नवी मुंबई क्राइम ब्रांच को इस लड़के के बारे में जानकारी मिलती है। असल में क्राइम ब्रांच का एक इन्फॉर्मर, एक मुखबिर कहीं से ये पता लगा लेता है कि एक लड़का जिसने पुणे के हिंजवाड़ी इलाके में किसी को गोली मारी है, वो वाशी में एक पर्टिकुलर जगह पर आकर छुपा हुआ है। जब ये बात उस मुखबिर को पता चलती है तो वो मुखबिर क्राइम ब्रांच वाशी को इसके बारे में जानकारी देता है। क्राइम ब्रांच के ऑफिसर फ़ौरन हरकत में आते हैं और वो
इस लड़के को, जो सस्पेक्ट है, उसे हिरासत में ले लेते हैं, उससे पूछताछ शुरू करते हैं। जब उसकी तलाशी ली जाती है तो उसके पास से कोई असलहा भी नहीं मिलता, कोई हथियार नहीं मिलता। तो ऐसे में एक बार ये भी लगता है कि शायद मुखबिर की सूचना गलत हो, लेकिन जब इस लड़के से सस्टेंड इंटरोगेशन किया जाता है और पिछले कुछ घंटों में उसके वेयरअबाउट्स के बारे में पुलिस उससे पूछती है तो वो लड़खड़ा जाता है और फाइनली वो कबूल कर लेता है कि हाँ, उसने एक हत्या की है और आप लोगों को जिसने भी उसके बारे में बताया है उसने बिल्कुल सही बात बताई है। लड़का जब ये बात कबूल कर लेता है तो पुलिस भी थोड़ी शॉक हो जाती है, हैरान हो जाती है, क्योंकि आमतौर पर कत्ल के किसी भी मामले में पहले कत्ल की घटना का खुलासा होता है, उसके बारे में पता चलता है और तब जाकर कातिल गिरफ्तार होता है। लेकिन यहाँ एक कातिल जो है वो खुद ही पुलिस की झोली में आ गिरा है एक मुखबिर की बदौलत, और कत्ल कहाँ हुआ है, किसका हुआ है, इसके बारे में वाशी क्राइम ब्रांच को अब तक कोई जानकारी नहीं है। उसे बस इतना पता है कि इस लड़के ने एक हत्या की है और उसने ये बात कबूल कर ली है। अब पुलिस जो है उससे पूछती है कि अच्छा ठीक है, तुमने किसकी हत्या की और कहाँ हत्या की, तो वो एक एक बात सिलसिलेवार तरीके से बताना शुरू करता है। सबसे पहले तो मैं आपको इन लोगों के बारे में बता देना चाहता हूं जिसकी हत्या हुई और जिसने हत्या की। इस लड़के का नाम है ऋषभ निगम और जिस लड़की की हत्या हुई उसका नाम है वंदना। वंदना और ऋषभ दोनों लखनऊ के रहने वाले हैं और वंदना पिछले 2 सालों से पुणे में ही रहती है। वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और पुणे की एक बड़ी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर ही वो काम भी करती है। और दूसरी तरफ ये जो लड़का है जो कत्ल के आरोप में पुलिस के हत्थे चढ़ा है, ऋषभ निगम, ये लखनऊ में रहकर प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है। पुलिस को शुरुआती छानबीन में यह भी पता चल जाता है कि ऋषभ और वंदना दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज थे और तकरीबन 10 सालों से उनके बीच में कोर्टशिप चल रही थी, यानी प्यार मोहब्बत का सिलसिला चल रहा था। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि ऋषभ ने वंदना की हत्या कर दी। तो इसके बारे में पुलिस अभी और जानकारी जुटाने की कोशिश करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है। मेन सस्पेक्ट उनके पास है, पुलिस के पास। इस बीच पुलिस ऋषभ से पूछती है कि अगर तुमने अपनी गर्लफ्रेंड वंदना की हत्या की है तो कहाँ की, वो जगह बताओ। तो बताता है कि मैंने पुणे के हिंजवाड़ी इलाके में एक होटल में उसकी हत्या की है। तो पुलिस पूछती है कौन सा होटल। उसकी हालत ऐसी है कि वो होटल का नाम तक नहीं बता पाता। मतलब उसकी दिमागी हालत के बारे में आप अंदाज़ा लगाइए, वो कत्ल करके भागा है और उसको पता ही नहीं कि कौन से होटल में मैंने कत्ल किया है, किस होटल में हत्या की है। वो बताता है कि लक्ष्मी चौक में एक होटल है, वहीं पर मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को गोली मारी है। पुलिस पूछती है क्यों गोली मारी, तो उसने बताया कि रिलेशनशिप को लेकर कुछ इशू था और पिछले कुछ दिनों से वंदना जो है उसे धोखा दे रही थी, किसी और लड़के से मिल रही थी और चूंकि 10 सालों का पुराना उसका रिलेशन है तो वो वंदना को खोना नहीं चाहता था। उसने वंदना को काफ़ी समझाने बुझाने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं मानी तो उसने उसकी हत्या कर दी। अब पुलिस कहती है कौन से होटल में हत्या की, तो वो होटल का नाम नहीं बता पाता। पुलिस को लगता है कि ठीक है, अगर हम पुणे के हिंजवाड़ी पुलिस को बताएं तो भी हम क्या बताएं, क्योंकि वहाँ तो बहुत सारे होटल हैं, कौन से होटल का कौन सा कमरा खुलवाएं जिससे वो लाश बरामद हो। तो अपने आप में पुलिस के लिए, वाशी पुलिस के लिए भी एक चुनौती बन जाती है। फिर नवी मुंबई की जो वाशी पुलिस है उसको एक आइडिया आता है। वो पुलिस की टीम कहती है कि ठीक है, हम तुम्हें कुछ तस्वीरें दिखाते हैं और तुम देख कर बताओ कि इसमें से कौन सा होटल है। उसके बाद लक्ष्मी चौक हिंजवाड़ी में जितने भी होटल उस इलाके में मौजूद हैं उन सारे होटल को पुलिस गूगल में सर्च करने लगती है, उस एड्रेस पे, उस नियर बाई लोकेशन में, और एक एक करके जितने होटलों के नाम सामने आते हैं उनकी तस्वीर वो गूगल से निकालती है और इस लड़के को, ऋषभ निगम को, दिखाने लगती है। ऋषभ एक एक करके तस्वीरें देखता जाता है। 2-3 तस्वीरें देखने के बाद वो मना करता है कि नहीं, ये होटल नहीं है। लेकिन फाइनली एक होटल की तस्वीर जब सामने आती है तो ऋषभ देखते ही कहने लगता है कि हाँ, यही होटल है, इसी होटल में मैंने कमरा लिया था और इस होटल के कमरा नंबर 306 में मैंने हत्या की है। लाश मेरी गर्लफ्रेंड की अभी भी वहीं पड़ी होगी। ये वही होटल था जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है, ओयो टाउन हॉल। अब वाशी क्राइम ब्रांच की जो टीम है जिसने इस लड़के को पकड़ा है वो फ़ौरन हिंजवाड़ी पुलिस को फ़ोन करती है पुणे में और फ़ोन करके बताती है कि आप लोग एक बार प्लीज़ ओयो टाउन हॉल होटल में जाकर कमरा नंबर 306 खुलवा कर देखिए कि वहाँ कोई डेड बॉडी, कोई लाश पड़ी है या नहीं। जब तक पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है तब तक 28 तारीख की सुबह 9 बज चुके हैं, यानी कई घंटों का वक्त गुजर चुका है। 12 घंटे कम से कम हत्या हो चुकी है। अब पुलिस की जब टीम वहां पहुंचती है होटल टाउन हॉल, ओयो टाउन हॉल में, और टाउन हॉल के स्टाफ को बताती है तो वो हैरान रह जाते हैं। उनको लगता है कि अरे, हमारे होटल में हत्या हो गई, हमें पता ही नहीं चला। चूंकि पुलिस आई थी और बहुत कंक्रीट इन्फॉर्मेशन था तो होटल के स्टाफ को पुलिस को कोऑपरेट करना ही था। वो डुप्लीकेट की लेते हैं और उस चाबी से कमरा नंबर 306 खोल देते हैं और कमरा नंबर 306 खोलते ही वही बात, वही डर सच साबित होता है जो पुलिस के साथ साथ होटल वालों को भी परेशान कर रहा था। सामने फ्लोर पर एक लड़की की लाश पड़ी है, खून से सनी हुई लाश,
खून जम चुका है और लड़की की लाश अकड़ चुकी है। उसकी वजह आप समझ सकते हैं, 12 घंटे से ज़्यादा हो गए हत्या हुए। खून का जमना भी लाजमी है और लाश का अकड़ जाना भी लाजमी है। डेड बॉडी को देखकर लगता है कि उस पर कई गोलियां चली हैं। पहले तो मैनुअली या यूं कहें कि सरसरी तौर पर पुलिस उसको एग्जामिन करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर डेड बॉडी को रिकवर करके पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भिजवाती है। जब जांच होती है तो पता चलता है कि उस लड़की को, वंदना को, ऋषभ नाम के उसके बॉयफ्रेंड ने 5 गोलियां मारी थी। अब एक तरफ लाश पुलिस बरामद करती है, दूसरी तरफ कातिल पहले ही पकड़ा जा चुका है। पुलिस अब उस ऋषभ से पूछती है कि तुमने 5 गोलियां मारी तो ऐसी क्या बात थी। तो उसने वही पूरी कहानी बताई कि मेरे और वंदना के बीच में आजकल अनबन चल रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा शक था कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझे धोखा दे रही है। रही कत्ल की बात, तो पुलिस ने उससे पूछताछ जो की और जिस तरह से वो हथियार लेकर उस होटल के कमरे में पहुंचा था, चेक इन उसने किया था, उससे ये साफ है कि वो मन बना कर आया था कि वो अपनी गर्लफ्रेंड की इस बार हत्या कर देगा। तो लखनऊ का ये प्रॉपर्टी डीलर लखनऊ से ही एक नाजायज़ असलहा खरीद कर अपने साथ लेकर आया था। वो असलहा उसने कहाँ से खरीदा, कैसे प्रोक्योर किया, कैसे लेकर आया, इसके बारे में पुलिस अभी पता लगा रही है। इस बीच छानबीन में ये पता चला है कि लड़का वाशी पहुंचने से पहले और हिंजवाड़ी से निकलने के बाद उसने वो हथियार किसी सुनसान जगह पर डंप कर दिया है। तो वाशी पुलिस ने इसे अरेस्ट कर लिया है। चूंकि क्राइम हिंजवाड़ी पुणे का है, तो जल्द ही वाशी की पुलिस इस लड़के को हिंजवाड़ी पुलिस को हैंडओवर कर देगी, या हो सकता है कि जब तक आप ये कहानी सुन रहे हैं तब तक ऋषभ को हिंजवाड़ी पुलिस के हवाले किया भी जा चुका हो। पुलिस लाश बरामद कर चुकी है। तो ये एक ओपन एंड शट केस है, जिस मामले को पुणे की पुलिस और नवी मुंबई वाशी की पुलिस ने अपनी मुस्तैदी और तत्परता से सुलझा लिया है। लेकिन जिस तरह से इस मामले में एक लड़के ने बंद कमरे में अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या की, और जिस तरह से एक हाई प्रोफाइल बैकग्राउंड की लड़की जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और बड़ी कंपनी में काम करती है पुणे में, उसकी हत्या एक होटल में होती है, वो अपने आप में बहुत शॉकिंग है। और आसपास के लोग इस घटनाक्रम को सुनकर और जानकर काफ़ी हैरत में भी हैं और जाहिर है दुखी भी हैं। दोनों का ताल्लुक लखनऊ से है, लेकिन हत्या चूंकि महाराष्ट्र में हुई है तो केस भी महाराष्ट्र में ही चलने वाला है। तो कई बार लव अफेयर या रिलेशनशिप कितना ख़तरनाक मोड़ ले लेता है। इमोशनल इश्यूज़ कई बार अगर सही तरीके से उसको एड्रेस नहीं किया जाए तो वो कितना खतरनाक हो सकता है, ये इस घटना को देखकर सुनकर समझा जा सकता है। इस घटना में जो बात मुझे सबसे अजीब लगी, चौंकाने वाली लगी, वो ये कि मर्डर के बारे में पुलिस को बाद में पता चला, लेकिन मर्डर का जो एक्यूज्ड है, जो कातिल है, वो पुलिस के कब्जे में पहले आ गया। ऐसा आमतौर पर नहीं होता है, लेकिन जब पुलिस के इन्फॉर्मर बहुत एक्टिव हों और पुलिस बहुत एक्टिव हो, तब इस तरह के रिजल्ट सामने आते हैं। आप ये सोच सकते हैं या मन में आपके ये ख्याल आ सकता है कि वो लड़का अगर चुपचाप होटल से निकल गया, 100 किलोमीटर दूर ट्रैवल करके वाशी पहुंच गया, मुंबई के करीब, तो किसी को कैसे पता चला कि उस लड़के ने किसी की हत्या की है। तो इसका जवाब ये हो सकता है कि हो सकता है ट्रैवलिंग के दौरान सड़क पर किसी से उसने बात की हो सकता है अगर ट्रेन से उसने ट्रैवल किया हो, मुझे नहीं पता कैसे वो पहुंचा वाशी तक, तो ट्रेन में किसी से उसने इस बारे में जिक्र किया हो, या हो सकता है कि उसके हाव भाव से भीड़ में छुपा हुआ कोई शख्स जो पुलिस का मुखबिर हो, उसने समझ लिया हो कि ये कोई अपराध करके लौटा है या पहुंचा है, तो उसने वाशी क्राइम ब्रांच को इसके बारे में बताया हो। तो रीज़न कुछ भी हो सकता है उस लड़के के बारे में पुलिस के मुखबिर को जानकारी मिलने का। ये तो जाहिर सी बात है मुखबिर ही बता सकता है, या फिर पुलिस ऑफिसर जो इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं वो बता सकते हैं। लेकिन ये एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है जो शायद ही कभी बाहर आए। लेकिन ये अपने आप में बड़ी अजीब बात है, जिसमें कातिल पहले गिरफ्तार हो जाता है और कत्ल का खुलासा बाद में होता है, लाश बाद में बरामद होती है और सबूत बाद में इकट्ठा किए जाते हैं। तो खैर, ये थी पूरी कहानी। इस कहानी पर आपकी राय क्या है, आप क्या सोचते हैं, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।